नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है एक न्यू ट्रेड पॉलिसी 2023। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 5 साल की प्लानिंग होती है कि कैसे हम लोग अगले 5 साल में जो अपने एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ाएंगे, अपने इंपोर्ट्स को कम करेंगे, या फिर ओवरऑल जो हमारा ट्रेड है बाकी कंट्रीज के साथ उसको कैसे इंप्रूव करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर में, उसका ये ब्लूप्रिंट होता है। इससे पहले 2015 में ये पॉलिसी आई थी और 2020 तक का उसका टाइम था, लेकिन 2020 में आप लोग को पता होगा क्योंकि कोविड आ गया था, इसीलिए उसके बाद से नई पॉलिसी को लगातार जो है पोस्टपोन किया जा रहा था और अब जाके ये पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। 1 अप्रैल 2023 से ये पॉलिसी जो है इफेक्ट में आएगी। और इसमें मैं पहले ही आप लोग को बता दूं कि ये जो पॉलिसी है इसका कोई सनसेट क्लॉज नहीं है, यानी कि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये पॉलिसी 5 साल की होती है, वैसा इसमें नहीं है। ये ओपन एंडेड पॉलिसी है। इसमें टाइम के साथ जो इम्प्रूवमेंट है, जो मॉडिफिकेशन इसमें रिक्वायरमेंट होगी वो करते रहा जाएगा और 5 साल बाद इसको खत्म नहीं किया जाएगा। जब तक एक नई पॉलिसी नहीं आ जाती, चाहे वो 5 साल से पहले चाहे 5 साल के बाद, तब तक यही पॉलिसी चलेगी। हर बार की तरह जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती थी 5 साल की पॉलिसी, उस वैसा इस बार नहीं किया है। इसके अलावा अगर आप लोग 2015 में देखोगे तो इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट था, सिर्फ एक्सपोर्ट की बात हो रही है, ट्रेड की बात नहीं हो रही यहाँ पर, वो था 435 बिलियन US डॉलर का। और 2022-23 में, यानी कि हाल में ही जो साल खत्म हुआ है, उस समय जो टोटल इंडिया का एक्सपोर्ट है वो था 760 बिलियन US डॉलर का। तो लगभग 1.75 टाइम्स का जो इंक्रीज है वो हुआ है लास्ट वाली जो ट्रेड पॉलिसी थी उसकी वजह से। अब कहा जा रहा है कि ये वाली जो ट्रेड पॉलिसी है इसके अंदर हमारा टारगेट है कि 2030 तक इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको 2 ट्रिलियन तक करना है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज करने की बात की जा रही है यहाँ पर, 3 टाइम्स से थोड़ा कम अगले 7 सालों में। तो जानेंगे पूरा हम लोग इस ट्रेड पॉलिसी के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, क्या क्या इसमें कहा गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें लाई गई हैं, बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। नाउ जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इंडिया ने FTP 2023 को लॉन्च किया है और इसके अंदर टारगेट है 2 ट्रिलियन का टोटल जो एक्सपोर्ट है वो अचीव करने का। 2 ट्रिलियन मैं बता रहा हूँ, इसमें पूरा गुड्स और सर्विस को इंक्लूड करके बता रहा हूँ। और पहले भी जो मैंने आप लोग को डाटा बताया कि 2015 में कितना एक्सपोर्ट था इंडिया का और 2022-23 में, वो दोनों मिला के बताया था, सिर्फ गुड्स नहीं था, गुड्स और सर्विस इंक्लूडेड था। ये जो नई ट्रेड पॉलिसी है ना, इसमें आप लोग देखोगे तो एक शिफ्ट देखने को मिला है इंसेंटिव रिजाइम से रिमिशन रिजाइम की ओर, इंटाइटलमेंट रिजाइम की ओर। नाउ यू मे से कि ये है क्या इंसेंटिव रिजाइम, रिमिशन रिजाइम, का मतलब क्या है? देखो मैं बताता हूँ आप लोग को। पहले गवर्नमेंट का जो ट्रेड प्रमोशन का, एक्सपोर्ट प्रमोशन का जो मेजर स्टेप था जो गवर्नमेंट लिया करती थी इसको प्रमोट करने के लिए, वो क्या करती थी? गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो व्यक्ति ज्यादा एक्सपोर्ट करता था उसको उसके एक्सपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो पैसा देती थी सब्सिडी के रूप में। ये है इंसेंटिव रिजाइम। अब क्या करेगी गवर्नमेंट की, जो एक्सपोर्टर टैक्स देते हैं उसमें छूट देगी, यानी कि वो लोग टैक्स पे करेंगे, उस टैक्स को रीपे कर देगी गवर्नमेंट, उसका कुछ परसेंट जो है गवर्नमेंट रीपे कर देगी उन लोग को, और पहले की तरह सब्सिडी नहीं देगी। क्या होता है ना कि ये जो सब्सिडी बेस्ड हेल्प जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी इन ट्रेडर्स को, ये इंटरनेशनल ट्रेड में जो कानून है उसके खिलाफ है। WTO इसके अगेंस्ट में बोलता है, वो कहता है कि कोई भी सब्सिडी ऐसे अलाउड नहीं है। WTO का कहना है कि किसी भी कंट्री की जो पर कैपिटा GDP है वो अगर $1000 से ज्यादा है तो वो कंट्री कोई भी सब्सिडी इस तरह की नहीं प्रोवाइड कर सकती अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। नहीं तो होगा क्या कि सारी कंट्री एक के बाद एक जो है इस तरीके की सब्सिडी देने लगेंगी। जो कंट्री ज्यादा सब्सिडी देगी उनके प्रोडक्ट्स उतने ज्यादा सस्ते हो जाएंगे और उनके ही सामान बिकने लगेंगे दुनिया भर में। इसीलिए WTO इसके अगेंस्ट में बात करता है। लेकिन ये जो टैक्स रिमिशन है ना, ये अलाउ है WTO के अंदर। तो इंडिया के ऊपर एक केस भी हो गया था WTO में, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जो केस इंडिया हारा भी। और उसके बाद से पिछले कुछ सालों में देखने को मिला कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए सब्सिडी और इंसेंटिव को छोड़ के टैक्स रिमिशन पे काम करने चाह रही है। तो ये वन ऑफ द मेन पिलर है इस ट्रेड पॉलिसी का। इसके बाद अगर हम लोग बाकी के कौन से पिलर हैं ट्रेड पॉलिसी की वो उसकी बात करें तो इस पॉलिसी में कोलैबोरेशन की बात की गई है। स्टेट गवर्नमेंट हो गई, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हो गई, इंडियन मिनिस्ट्रीज हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, एक्सपोर्टर्स हो गए, इन सब के साथ कंसल्टेट करके, कोलैबोरेट करके निष्कर्ष निकालने की बात की गई है कि कैसे हम लोग अपने जो ट्रेड है उसको प्रमोट करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने की बात की गई है। इमर्जिंग एरियाज को कैप्चर करने की बात की गई है, जैसे कि ई-कॉमर्स वगैरह हो गया। तो साथ ही साथ स्कॉमेट पॉलिसी जो है उसको स्ट्रीमलाइन करने की बात की गई है। ये क्या है स्कॉमेट पॉलिसी, इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो जाइएगा। बस ये समझिए कि ये जो 4-5 पॉइंट है ये मेजर पिलर है इस पॉलिसी के। इस पॉलिसी का एम क्या है ये भी जल्दी से एक बार देख लेते हैं। वही एम है जो हर पॉलिसी का होता है, एक्सपोर्ट मार्केट में इंडिया के जो प्लेयर्स है उनको कॉम्पिटिटिव बनाना है। ट्रेडिंग सेक्टर जो है उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। फार्मा, एनर्जी, गुड्स, टेक्सटाइल्स, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं
इसमें लेवरेज जो इंडिया के पास है उसको इस्तेमाल करना है, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाना है इंडिया को, डिजिटल ई कॉमर्स और बाकी भी जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसका फायदा उठाना है ताकि उससे मिलने वाले फायदे का कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में दिखे। ना ये सब थे छोटे छोटे टॉपिक जो इससे रिलेटेड जो मैंने बता दिया आप लोग को। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन डिस्कशन पे कि इस ट्रेड पॉलिसी में नई बातें क्या की गई है, इसके स्पेशल फीचर्स क्या है। नया तो खैर कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसके स्पेशल फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बात की गई है कि प्रोसेस री इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन करने के लिए, यानी कि इसका मतलब है कि जो भी एक्सपोर्ट्स के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है एक्सपोर्टर्स को, उसको ऑटोमेटेड बनाने की कोशिश की गई है, उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, ऑनलाइन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, इंस्टेड ऑफ जो किसी ऑफिसर्स या किसी ऑफिस के चक्कर लगा के जो अप्रूवल लेने पड़ते हैं उसके। इससे होगा क्या, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, जल्दी से जल्दी ये मिल पाएगा, यानी कि टाइम सेव होगा। सिस्टमेटिक हर्डल जो पहले फेस करना पड़ता था इस एक्सपोर्टर्स को वो कम होगा। इसके अलावा फिर 4 नए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस को डेजिग्नेट किया गया है इसके अंदर। दरअसल होता क्या है ना कि कुछ कुछ एरियाज होंगे, आप लोग को भी पता होगा कि जहाँ के कुछ आइटम्स बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, तो उस एरिया से उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स को, प्रोड्यूसर्स को। मार्केटिंग सपोर्ट या फिर बाकी तरीके के जो सपोर्ट होते हैं वो सब प्रोवाइड किया जाता है, और इसीलिए इस एरिया को और इस टाउन को डेजिग्नेट गवर्नमेंट ने कर देती है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। 39 टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस डिक्लेयर किए गए हैं, इससे पहले 4 और उसमें ऐड किए जाएंगे। कौन कौन सा है ये नए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस? सबसे पहले तो है इसमें फरीदाबाद, जिसको अपैरेल के एक्सपोर्ट के लिए ये डेजिग्नेट किया गया है। उसके बाद मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए, उसके बाद है मिर्जापुर जिसको हैंडमेड अपैरेल्स वगैरह हो गए उसके लिए, वाराणसी को फिर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस डेजिग्नेट किया गया है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इन लोगों को फिर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है इस प्रोडक्ट्स के लिए, और साथ ही साथ कॉमन सर्विस प्रोवाइडर का जो फैसिलिटी होती है वो प्रोवाइड की जाती है, जहां से सारी सुविधा एक ही पॉइंट से इन लोग को मिल जाती है इस एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। इसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर जो है उसमें थोड़े से चेंज किए गए हैं। दरअसल होता क्या है ना कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कैटेगराइज किया है कि ये 2 स्टार एक्सपोर्टर है, ये 3 स्टार एक्सपोर्टर है, ये 5 स्टार एक्सपोर्टर है, ठीक जैसे होटल होता है ना उसी की तरह। इसके अंदर गवर्नमेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। जो 5 स्टार एक्सपोर्टर होता है उसको थोड़ी ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, फिर 3 स्टार्स को थोड़ी कम, ऐसे ऐसे फैसिलिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि 5 स्टार एक्सपोर्टर जो होता था ये डेजिग्नेशन उसी को मिलता था जिसका सालाना एक्सपोर्ट जो होता था वो $2 बिलियन से ज्यादा होता था, लेकिन इसको घटा के अब 800 मिलियन कर दिया गया है। जो 800 मिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा 5 स्टार एक्सपोर्टर, और इसको फिर फैसिलिटी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के अलावा डिस्ट्रिक्ट को भी एक्सपोर्ट हब की तरह प्रमोट करने की बात की गई है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके, उनके साथ पार्टनरशिप करके कुछ डिस्ट्रिक्ट को ऐसा कहा गया कि हम लोग एक्सपोर्ट हब बनाएंगे। यहाँ जो जितनी भी फैसिलिटी होती है जो एक्सपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट होता है, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट लगता है वो सब डेवलप किया जाएगा ताकि जो ग्राउंड लेवल पे इकोसिस्टम है वो डेवलप किया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पॉलिसी के अंदर। उसके अलावा स्कॉमेट पॉलिसी को स्ट्रीमलाइन करने की बात की गई है। सबसे पहले तो स्कॉमेट होता क्या है उसको समझो आप लोग। स्कॉमेट का फुल फॉर्म है स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। आई होप आप लोग को नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। दरअसल ये वो चीज है जिसका सिविल पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल करके वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी बनाया जा सकता है। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि ये जो स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म है इसमें जो वायरस वगैरह आते हैं वो हो जाता है। इसके अलावा बाकी मटेरियल जैसे कि यूरेनियम वगैरह हो गया है, और वो सब इक्विपमेंट्स, वो सब चीजें भी जिनको ड्यूल यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इसको इस्तेमाल करके वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या फिर वेपन्स भी बनाए जा सकते हैं, और इनका इस्तेमाल सिविल पर्पस के लिए भी किया जाता है। अब आई डोंट थिंक मेरे को समझाने की जरूरत है कि इस तरीके की जो चीजें होती है को स्पेशल रेगुलेशन की जरूरत होती है ताकि इन चीज का गलत इस्तेमाल ना हो जाए, तो किसी कंट्री को ऐसी चीज ना एक्सपोर्ट कर दिया जाए जो कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाना चाहती है। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि देखो इससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है ना हमारे अंदर, उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन करेंगे और उसको जो वर्ल्ड लेवल पे पॉलिसीज हैं उसके साथ कॉन्सोनेट बनाएंगे, यानी कि उन्हीं पॉलिसीज से मैच करने की कोशिश करेंगे। एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम जो है उसी के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे ताकि बाकी कंट्रीज के साथ भी जो कि एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम को फॉलो करती है अच्छे से कोऑपरेट किया जा सके। फिर बात की गई है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट की, इसको प्रमोट करने की बात की गई है। ई कॉमर्स ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया में अगले आने वाले कुछ सालों में काफी तेजी से डेवलप करेगा। 2030 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 200 बिलियन 300 बिलियन के बीच का जो ई कॉमर्स मार्केट होगा इंडिया में वो होगा। क्योंकि अंदर गवर्नमेंट जो है वो पर्टिकुलर कुछ एरियाज को ई कॉमर्स हब की तरह डेवलप करना चाहती है जहां पर इससे
रिलेटेड, इस काम से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि पेमेंट रिकॉन्सिलिएशन हो गया, बुक कीपिंग हो गया, रिटर्न पॉलिसी से लेके जो डेवलपमेंट होती है, जो R&D वगैरह इसमें लगता है, या फिर एक्सपोर्ट इंटाइटलमेंट हो गया, इन सब एरिया में काम करना चाहती है ताकि ई कॉमर्स हब की तरह डेवलप किया जा सके इंडिया में। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये लिया गया कि पहले क्या होता था ना कि कोरियर के थ्रू अगर आप लोग इंडिया से बाहर सामान भेजना चाहते थे तो एक लिमिट थी कि 5 लाख की, 5 लाख से ज्यादा की सामान आप लोग कोरियर के थ्रू नहीं भेज सकते थे इंडिया से बाहर। बाकी तरीके से भेजा जा सकता था लेकिन कोरियर के थ्रू ये नहीं भेजा जा सकता। इसको अब बढ़ा के ये जो लिमिट है इसको कर दी गई है 10 लाख, और 10 लाख तक का सामान अब कोरियर के थ्रू बाहर भेजा जा सकता है। उसके बाद फिर EPCG यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड के अंदर जो कस्टम ड्यूटीज हैं वो पर्टिकुलर आइटम्स के लिए कम करने की बात की गई है। दरअसल होता क्या है ना कि देखो, कुछ आइटम्स या फिर कुछ कैपिटल गुड्स ही कह लो, उसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसका एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरीज होती है उनका एक्सपोर्ट गवर्नमेंट बनाना चाहती है, वर्टिकल फार्मिंग से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसका एक्सपोर्ट गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं, रिसाइकलिंग से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस तरीके के बाकी भी जो सामान होते हैं जिनका गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है, उसमें होता क्या है कि इसको बनाने के लिए कुछ सामान हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से, यानी कि इसके मैन्युफैक्चरिंग में जो इनपुट लगता है वो कुछ सामान इंडिया में नहीं होता है, उसको बाहर से हम लोग को मंगाना पड़ता है, और वो बाहर से जब मंगाया जाता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। उस चीज को गवर्नमेंट ने कम करने की बात की है ताकि ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसको हटाया जा सके और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका ओवरऑल कॉस्ट कम हो और जिससे एक्सपोर्ट बढ़े इंडिया का। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं पर्टिकुलर आइटम्स में जिसके लिए जो इंपोर्ट्स है उसमें इंपोर्ट ड्यूटी कम करेगी गवर्नमेंट, और इसके थ्रू फिर प्रोवाइड करेगी फैसिलिटेशन इसके मैन्युफैक्चरिंग, इसका प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने के लिए। और ये चीज अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सब्सिडी वो देती थी उससे थोड़ा पीछे हटी है, और जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है उसमें रेमिशन प्रोवाइड करने की बात की गई है इस पॉलिसी में। इसके बाद फिर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जिसके अंदर अपैरेल और क्लोथिंग सेक्टर की बात की जाती है, जैसे कि EPCG स्कीम था ना, इसमें बात की जाती है कैपिटल गुड्स की, वैसे ही एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में बात की जाती है अपैरेल और क्लोथिंग सेक्टर की, और इसमें भी यही फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि क्लोथिंग से रिलेटेड जो सामान हम लोग को इम्पोर्ट करने पड़ते हैं उसमें जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है उसको थोड़ा कम करेगी ताकि जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो सके और एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा हो सके। नेक्स्ट फिर एमनेस्टी स्कीम के अंदर रिलीफ प्रोवाइड करने की बात की गई है। दरअसल होता क्या है ना कि आप लोग को याद हो एक स्कीम लेके आई थी गवर्नमेंट कुछ साल पहले, विवाद से विश्वास तक। ये क्या था, इसके अंदर कि जो भी कॉर्पोरेट्स जिनका किसी वजह से अपना जो टैक्स है और टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट है उनने वो पे नहीं किया था या फिर मामला जो है वो लिटिगेशन में था, कोर्ट के अंदर था, उनको गवर्नमेंट ने कहा था कि ये जो जितना भी आप लोग की लायबिलिटी है इसको किनारे हटाओ, इसका इतना परसेंटेज खाली हम लोग को पे कर दो और वन टाइम सेटलमेंट कर लो। ऐसा करके गवर्नमेंट ने जो लंबे लंबे केस चलते इस पे उसको भी कम किया, साथ ही साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जो कॉर्पोरेट्स नहीं पे कर पा रही थी पैसा टैक्स, उनको भी रिलीफ मिला, और एक तरीके से बॉन्डिंग भी क्रिएट हुई गवर्नमेंट के अंदर और कॉर्पोरेट्स के अंदर, एक ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट हुआ। यही चीज गवर्नमेंट ने कहा है एक्सपोर्टर्स के लिए कि जो एक्सपोर्टर्स अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाए हैं, उनका जो टैक्स बाकी है उसको पे नहीं कर पाए हैं, टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट जो है उसको पे नहीं कर पाए हैं, उसको गवर्नमेंट ने कहा है कि वन टाइम सेटलमेंट हम लोग कर सकते हैं ताकि इससे जल्दी मैटर सॉल्व भी हो जाएगा और रिलीफ भी मिल जाएगा एक्सपोर्टर्स को। तो ये है इंपॉर्टेंट फीचर्स इस पॉलिसी के अंदर, और जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया, कोई सनसेट क्लॉज नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कहा गया कि 2028 तक ये जो पॉलिसी है ये खत्म हो जाएगी, सिर्फ 5 साल के लिए थी। ये पॉलिसी जब तक कोई नई पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं बनाती तब तक चलेगी, चाहे 5 साल से पहले चाहे 5 साल के बाद, और टाइम टू टाइम इसमें जो मॉडिफिकेशन होगा करता रह जाएगा, ऐसा कहना है गवर्नमेंट का। तो देखते हैं ये जो टारगेट है 2 ट्रिलियन का जो एक्सपोर्ट है उसका अचीव हो पाता है कि नहीं 2030 तक। हम लोग तो विश करेंगे कि ये अचीव हो जाए, इससे ज्यादा का अचीव हो जाए, लेकिन ये जो पॉलिसी है वो बनाना एक तरफ होता है, एक इम्प्लीमेंटेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो ज्यादातर चीजें उस पर भी डिपेंड होती है। देखते हैं बाकी क्या होता है फ्यूचर में। अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पर करूंगा खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।